आज न्यूज़ 24 की लाइव कवरेज में आपके साथ हैं। अभी जयपुर के अंदर हम हैं, शास्त्री नगर के अंदर, हवा महल विधानसभा के अंदर। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो साथी हैं पवन, वो सुबह 7 बजे से समीक्षा करने पे लगे हैं। जगह जगह एक अलग अलग बूथ पे गए हैं, वहाँ जाके इन्होंने कई सारी बातें देखी हैं, कई सारे गणना इन्होंने किए हैं। ये भी पता लगा है कि सनातन धर्मियों के वोट कटे गए हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई है। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस किस विधानसभा के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और उसका इन्होंने क्या एनालाइज किया है। पवन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी हवा महल विधानसभा के अंदर क्या चीज़ चल रही है। क्या जो बाबा ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि सनातनियों का नाम कट रहा है, क्या वो सत्य है? उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हवा महल विधानसभा के चुनाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि इस समय हवा महल विधानसभा में सुबह 9 बजे की जो परसेंटेज था, वोटिंग प्रतिशत जो था वह रहा था 11% रहा था। उसके बाद में यदि 1 बजे की अगर बात की जाए तो 1 बजे का वोटिंग प्रतिशत जो है ऑल राजस्थान में 40% रहा है। और हवा महल की अगर बात की जाए तो हवा महल में जो है वोटिंग प्रतिशत 35% अभी तक रहा है। लेकिन हमेशा हर बार के चुनाव में ये चीज़ देखी जाती है कि लगभग 1 बजे के बाद से लेकर 5 बजे तक का जो वोटिंग रेशियो जो होता है वो हमेशा 70 से 72% रहता है। और इस बार भी उम्मीद है, क्योंकि मतदाता जिस प्रकार से एक उत्साह के साथ में नजर आ रहे हैं, एक उमंग के साथ में मतदाता मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, तो लग रहा है कि 70 से 72% इस बार राजस्थान का जो मतदाता जो रेशियो है वो बिल्कुल सटीक बैठेगा। अब आपने जो बात की कि बालमुकुंद जी ने अभी शिवाजी नगर के बूथ पे एक बड़ा आरोप लगाया है कि कई लोगों के नाम काटे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ हिंदू वोटर हैं जो बिल्कुल उनके नाम काटे गए हैं। उनका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि कुछ लोग यहाँ से पलायन किए गए हैं। उन पलायन करने के बाद में बीएलओ की जो जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें घर घर जाके उनके नामों को वोटर लिस्ट में अपडेट किया जाए, वोटर लिस्ट में उनके नामों को जोड़ा जाए, किन के नाम हटे हैं उनकी जानकारी भी दी जाए। तो वो चीज़ें ना होकर एक निर्वाचन विभाग की इसे लापरवाही मानी जाएगी। उसके बाद में बालमुकुंद ने जो आरोप लगाया कि यह वाकई कटु सत्य है कि कुछ लोगों के नाम काटे जाने के बाद में एक विरोध हवा महल विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। उसी के साथ एक बात कही गई है, बाल मुकुंदाचार्य महाराज हनुमान जी के भक्त, आर तिवारी खाटू श्याम जी के भक्त। तो क्या ये जो सीटें दी गई है बहुत सोच समझ के सीटें दी गई? देखिए, सीटों की अगर बात की तो बीजेपी ने अपना जो है कि हिंदुत्व का एक कार्ड खेला है और कार्ड खेल कर उन्हें बाल मुकुंद जी को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने एक सबसे बड़ी इस बार जो भूमिका निभाई है वो भूमिका इस प्रकार से निभाई है, आर तिवारी को जो उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया। आर तिवारी जयपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मोटरसाइकिल पर चलने वाले नेता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, और उन्हें इस जमीनी कार्यकर्ता वाले नेता को जो है कांग्रेस ने चुना है। इस बार जो है हवा महल विधानसभा के चुनाव के अंदर बालमुकुंद आर तिवारी के बीच में जिस प्रकार से आपस में जो लड़ाई है वो लड़ाई केवल हिंदू और मुस्लिम के ही बीच में रहकर समाप्त होने जा रही है। अभी जब बाल मुकुंदाचार्य जी की जो रैलियां निकल रही थी उसके अंदर हमने एक विरोधाभास भी देखा। लोगों के जुबान पे कोई और बात थी, आंखों में कोई और बात थी। जो बीजेपी के ही लोग थे वो उनमें से कई चीज़ें ऐसी देखी गई कि वो बाल मुकुंदाचार्य जी के साथ तो चल रहे थे लेकिन वो उनके साथ नहीं थे। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का भीतरघात की एक बहुत बड़ी संभावना भी है। वो संभावना ये मानी जा रही है कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र के अंदर बालमुकुंद जी को जो प्रत्याशी बनाया गया है, बीजेपी के जो उम्मीदवार घोषित किया गया, तो बालमुकुंद जी का हाथोस धाम है। हाथोस धाम में वह सेवा पूजा करते हैं, वहाँ के वह पुजारी हैं। और हवा महल की अगर बात करें तो उनका कहना भी है, बालमुकुंद जी का स्टेटमेंट भी आया था कि मैं जो है हवा महल विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, कोरोना काल में भी मैंने काम किया है और यहाँ मैंने जो है जनता की सेवा भी की है। यहाँ पे उन्होंने कहा मेरा घर भी है। हाँ, यहाँ उन्होंने अपना घर भी बताया, अपना निवास भी बताया। लेकिन हवा महल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उन्हें भारी समझ रहे हैं। भारी समझकर कहीं ना कहीं जो है एक विरोध जो है जताया जा रहा है। उसी तरह अगर अपन सिविल लाइन के अंदर जाते हैं तो सिविल लाइन के अंदर गोपाल शर्मा जी और खाचरियावास जी खड़े हैं। अब वहाँ पर खाचरियावास के जो बड़े भाई हैं करण सिंह, वो परसों या तरसों वो मिले गोपाल जी से मिले। गोपाल जी से मिलके उन्होंने गोपाल जी के गले भी लगे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि खाचरियावास मेरा भाई है, मैं उसका साथ दूंगा लेकिन मैं सत्य का साथ भी दूंगा। तो इसके अंदर क्या राजनीति हो सकती है या वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो किसके साथ आपको लगता है कि वो है? देखिए, खाचरियावास जी के जो भाई है उन्होंने जो बयान दिया है गोपाल शर्मा को लेकर, तो उन्होंने ये सत्यनिष्ठ बयान दिया है। उन्होंने ये बताया है कि प्रताप सिंह खाचरियावास मेरा भाई है और जब मेरा भाई मैदान में है तो एक भाई का भाई के साथ में रहना बहुत ज़रूरी भी होता है।
और सच्चाई की अगर बात की जाए तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ मीडिया क्षेत्र के अंदर मैं काफ़ी समय से मैं भी लगातार सक्रिय रहा हूँ, हमने जगह जगह कवरेज भी की है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास की जो बाई हैं, करण सिंह जी खाचरियावास हैं, एक सादगीपूर्ण व्यक्तित्व है, सत्य निष्ठा वाले व्यक्तित्व हैं और सबसे बड़ी बात वो एक दबंग छवि वाले नेता हैं, जो उन्होंने कही कि मैं सच्चाई के साथ हूँ। यदि कांग्रेस के द्वारा अच्छे कार्य किए जाते हैं, अच्छी योजना लॉन्च की जाती है, तो करण सिंह खाचरियावास अपने भाई के साथ में। यदि कांग्रेस के द्वारा नहीं की जाती तो वो नहीं है। बीजेपी अच्छा काम करती है तो वो बीजेपी के भी साथ में है। अब अगर अपन चलते हैं तो एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले फतेहपुर के अंदर गजेंद्र जी गए थे एक चुनाव प्रचार के लिए, वहाँ पे मिले जगदीश कातिल जी। जगदीश कातिल जो कि फर्स्ट इंडिया के एक मालिक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा से ही गहलोत के राइट हैंड भी माने गए हैं, उनके खास माने गए हैं, परम मित्र भी माने गए हैं। और जब भी ऐसी कोई बात हुई, जैसे सचिन पायलट जब नाराज़ हुए थे तो उन्होंने सचिन पायलट की भी धज्जियाँ उड़ाई थी, कुछ टाइम पहले उन्होंने गजेंद्र जी की भी बहुत अच्छी धज्जियाँ उड़ाई थी, लेकिन उस मंच के ऊपर वो दोनों ही एक ही जगह पे दिखे गए। और गजेंद्र जी ने उस टाइम पर एक स्टेटमेंट दिया, अगर जगदीश कातिल यहाँ पर है तो इसका मतलब बीजेपी आएगी। तो आप इस पे के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या सत्ता देख के कातिल जी ने अपनी वो करे, या ये वाकई एक बहुत बड़े बिजनेस माइंडेड आदमी है, एक बिजनेसमैन है? देखिए, चुनावी रणनीति और चुनावी परिणाम जो है वो निर्भर करता है, सबसे पहले चुनावी जो परिणाम निर्भर करता है वो करता है मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया एग्जिट पोल दिखाती है। इस एग्जिट पोल के अंदर जो समीकरण बताए जाते हैं ये मीडिया दिखाती है। उसके बाद जब परिणाम आते हैं तो भी मीडिया दिखाती है। तो मीडिया का आदमी जब मंच पर जाकर बैठता है तो नॉर्मल सी बात है कि हर व्यक्ति ये कयास लगाए जाते हैं कि जब मीडिया वाले व्यक्ति वहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जगदीश कातिल सर वो मीडिया के बहुत पुराने अनुभवी आदमी है, हमारे गुरु भी वो रह चुके हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, उनका एक व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन के सपोर्ट को लेकर उन्होंने बीजेपी के मंच पे जाकर वो बैठे हैं। एक तरफ वह या उनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब सत्ता बीजेपी की आएगी तो बीजेपी का दामन पकड़ लो? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया के मान लीजिए वो एमडी हैं, और अगर फर्स्ट इंडिया के एमडी होते यदि वह किसी पार्टी के साथ में बैठते तो हो सकता है उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, वो पार्टी के प्रति विचारधारा है, लेकिन हम उसका कयास ये नहीं लगा सकते कि कहीं ना कहीं जो है मीडिया जो है, फर्स्ट इंडिया जो है वो कांग्रेस का या बीजेपी का किसी भी पार्टी का सपोर्ट करती है। अब अगर अपन इस तरफ आते हैं विद्याधर नगर की तरफ, तो जहाँ दिया है और सीताराम अग्रवाल जी हैं। अब मैं आज जब सुबह से जब मैं देख रहा था तो जो सीताराम अग्रवाल के लोग प्रशंसक ज़्यादा थे, तो आपको क्या लगता है कि सीताराम अग्रवाल या दिया कुमारी, जो कि एक जो सीट है पारंपरिक सीट है, उसके ऊपर क्या अग्रवाल जी जीत पाएंगे उस चीज़ के लिए? देखिए, विद्याधर नगर सीट की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि विद्याधर नगर सीट में जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है, जहाँ पे हमने राजनीतिक विश्लेषण किया है और राजनीतिक एनालिसिस के अंदर हमने मीडिया एनालिसिस के अंदर जो तथ्य हमारे सामने है वो ये सामने है कि सीताराम अग्रवाल जो है विद्याधर नगर सीट से एक जमीनी कद्दावर नेता है, जिसने जो है पिछले चुनाव से लेकर अब तक 800 करोड़ रुपए के काम वह करा चुके हैं, और काम कराने के बाद में जनता में अच्छी पकड़ है। सुबह मैंने खुद ने उन्हें देखा है, व्यक्तिगत रूप से हमने देखा है कि सुबह 7 बजे वह जनसंपर्क के दौरान निकलते थे और रात को 10-10 बजे तक वो जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक पूर्णतः हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार से विकास कार्य किए हैं, जनता से सीधा जुड़ाव है, व्यापारियों से सीधा जुड़ाव है, आम जन से इनसे जुड़ाव है, तो सीताराम अग्रवाल जो है कहीं ना कहीं जो है इस सीट को जीतते हुए नजर भी आ रहे हैं। और दिया कुमारी की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि दिया कुमारी जयपुर राजघराने की बेटी है और कद्दावर नेता भी है, लेकिन राजनीतिक अनुभव जिस प्रकार से सीताराम अग्रवाल का जाता है उतना राजनीतिक अनुभव जो है दिया कुमारी को इतना नहीं है, क्योंकि वो भी सांसद बनी है और उसे दिया कुमारी को यहाँ से उतारा गया। वो इसलिए उतारा गया है कि विद्यानगर सीट जो है वह है राजपूत बाहुल्य सीट है, हिंदुओं का पक्ष है, बीजेपी की सीट है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिया कुमारी जो है विद्यानगर सीट को आसानी से जो है निकाल नहीं पाएगी, लेकिन सीताराम अग्रवाल जो है उस सीट को निकाल पाएंगे। अगर अपन झोटवाड़ा साइड में जाते हैं जहाँ पर 2 नाम हैं, राठौड़ साहब और आशू सिंह सुरपुरा। जब मैं आज सुबह जब मैं निकल कर आया तो मैंने एक चीज़ नोट करी, और मैंने कुछ लोगों से जब बात भी करी तो उन्होंने बोला कि आशू सिंह जी ने पिछले टाइम में जो काम किए हैं, लोगों के घर तक भी गए हैं, लोगों की मदद भी करी है, लोगों को बिजनेस भी खुलवा के दिया है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहना था कि जो राठौड़ साहब हैं उन्होंने अपने घर के बाहर ही काम नहीं कराया, तो वो अब क्या काम कराएंगे। जब उनके समर्थकों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सत्ता में तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह सरकार है कांग्रेस की,
तो ये वो काम नहीं करा पाए, तो अगर हम अब की बार अगर इनको वोट देते हैं, इनको जिताते हैं, तो ये काम कर सकते हैं। तो अब आपका क्या मानना है कि आशु सिंह या राठौड़ साहब, दोनों में से कौन? कांग्रेस की जोटोड़ा अगर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो जोटोड़ा विधानसभा सीट के अंदर अभिमन्यु चौधरी एक नया लड़का है। अभिषेक चौधरी जो एक नया लड़का है जिसे अभी तक राजनीतिक अनुभव जो है उसे इतना है नहीं। और अगर आशीष सिंह सूरपुरा की अगर बात की जाए तो आशीष सिंह सूरपुरा जो है इस समय एक कद्दावर नेता की छवि मानी जाती है। जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं और जमीनी स्तर के नेता होने के बाद में उन्होंने जो है एक अच्छी छवि जो है उन्होंने एक अच्छी छवि के रूप में वह निकले भी है। और अब झोटवाड़ा अगर विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो राज्यवर्धन राठौड़ जयपुर सांसद जो है ग्रामीण रहे हैं, उन्होंने काम तो कराया है। सत्ता और पक्ष और विपक्ष ये एक अलग पहलू होते हैं। इन पहलू को देखते हुए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जोटवाड़ा के अंदर आशु सिंह सूरपुरा जो है विजय हासिल करने वाले हैं और हासिल करेंगे भी। क्योंकि एनालिसिस अगर वो कहती है तो जनता जनार्दन का जो सीधा पक्ष है, जनता जनार्दन सीधा जो टारगेट कर रही है वो आशु सिंह सूरपुरा कर रही है कि आशु सिंह सूरपुरा इस बार जो विधायक पद के प्रत्याशी हैं और विधायक बनेंगे। अब अगर पूरे राजस्थान की बात करी जाए तो अभी जैसे मोदी आए थे, मोदी के रैली के बाद से कहते हैं समीकरण बिल्कुल बदल गया। लेकिन वहाँ पे एक खास चीज़ देखी गई कि वहाँ पे वसुंधरा राजे नहीं थी। वसुंधरा राजे जहाँ पर भी थी, चाहे वो सीकर थी, चाहे पाटन थी, चाहे जहाँ मर्जी वो थी, लेकिन जब मोदी यहाँ पर आए तो उनको उनके समक्ष होना चाहिए था, उनके पास होना चाहिए था। आज अगर एक चीज़ देखी जाती है तो जिस तरीके से गजेंद्र जी ने आज अपना एक वर्चस्व बना लिया है, वहीं आज एक बात और कही गई थी कि आज से 25-30 साल पहले करीब भैरव सिंह शेखावत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सतीश पूनिया जो है कल को जब कमान अगर बीजेपी के संभालते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे। उसके लिए प्रशंसा मोदी जी ने भी करी। ठीक है, आज अगर देखा जाए तो ना सतीश पूनिया इतने सामने नज़र आ रहे हैं, ना ही वसुंधरा राजे, गजेंद्र जी आ रहे हैं या दिया कुमारी आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सीएम फेस ये बन सकते हैं? देखिए, सीएम फेस की अगर बात की जाए तो हम लोग मीडिया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम इस पर अभी तक हम लोगों ने निष्कर्ष नहीं निकाला। लेकिन अगर बात की जाए तो एक प्रोटोकॉल होता है, राजनीतिक पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के जरिए सीपी जोशी आज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते नरेंद्र मोदी के साथ में सीपी जोशी खड़े थे, तो वो उनका प्रोटोकॉल है। और वसुंधरा राजे की अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे इस समय जो है ताबड़तोड़ सभाएँ कर रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर 35 सभाएं जो है वसुंधरा राजे कर चुकी है और इन सभाओं के दौरान वो भी बीजेपी के पक्ष में जो है लगातार मतदान करने के लिए जागरूक भी कर रही है, वोटरों को लुभा भी रही है और कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर जो राजनीति है उसको चेंज करने के कई प्रकार के प्रयास भी लगाए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ ही नहीं है। अभी तक जो चल रहा है उस समीकरण के अनुसार यही चल रहा है कि राजस्थान में सीएम फेस कौन करेगा वो हाईकमान के ऊपर होती है। हम लोग इसे एनालिसिस नहीं कर सकते, हम इसे पूरी तरह से जनता के बीच में हम लोग उसे नहीं उतार सकते। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक चीज़ चल रही है कि वसुंधरा का कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन लगातार आज भी देखने को मिलता है। जनता से अगर बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि गहलोत वापस आएंगे, कुछ कहते हैं बीजेपी आएगी। आपका क्या कहना है? देखो, अगर जनता की अगर बात करें तो जनता जनार्दन है। आज जो है संपूर्ण मतदान होने जा रहा है। इस मतदान के बाद में जो परिणाम होंगे वो परिणाम जनता ही बताएगी। हमारा काम जो है दिखाने का वो 5 तारीख को हम लोग दिखाएंगे। 5 तारीख को हम लोग 4 तारीख को हम लोग एग्जिट पोल भी दिखाएंगे, 5 तारीख को हम लोग परिणाम भी बताएंगे।